गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अभी तक कर रहे थे बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में कुछ और टर्म्स आ जाते हैं, जैसे एसेट्स। एसेट्स के कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, नॉन करेंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, नॉन टेंजिबल एसेट्स, करेंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। ये सिर्फ एसेट्स दी गई। उसके बाद हमारे पास आएगा टर्म रिसिप्ट। रिसिप्ट में दो चीज़ आ जाती है, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। ऐसे एक और है आइटम एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में आ जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट एंड गेन। आज हम लोग इन टर्म्स पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम एसेट्स की बात कर लेते हैं। एनीथिंग विच इज इन द पोजीशन और इन property of a business enterprise including the amounts due to its from others is called an assets। एसेट्स का मीन्स क्या हुआ कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी या फिर कोई भी एक ऐसी पोजीशन जो ऑनरशिप के कंट्रोल में हो, या फिर क्या हो कि पोजीशन के साथ साथ क्या होना चाहिए, कोई भी अमाउंट जो किसी दूसरे पे ड्यू है, जो हमें भी रिसीव होनी, वो भी हमारी क्या कहलाएगी, एसेट्स कहलाएगी। एसेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट द राइट्स ऑफ विच are owned or controlled by an organization or individual। ठीक, thus cash and bank balance, stock, furniture, machinery and land building, bills receivable, money owing by debtors etc are called assets। अब assets की हम लोग एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देख लिया। एग्जाम्पल क्या क्या दिए हुए हैं, कैश, बैंक, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, BR। ठीक, ओके, ये तो हो गए आपके एग्जाम्पल। अब हम लोग बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। द रिसोर्सेज मस्ट बी वैल्यूएबल। जो एसेट्स हम दिखा रहे हैं, जो हमारे पास हमारी पोजीशन में है, जिसपे हमारा ऑनरशिप है, वो क्या कैसी होनी चाहिए, वैल्यूएबल होनी चाहिए। द रिसोर्सेज मस्ट बी ओन बाय द बिजनेस, और वो किसके कंट्रोल में होंगे, बिजनेस की ऑनरशिप हो, बिजनेस की पोजीशन में हो। ओके, द रिसोर्सेज मस्ट बी एक्वायर्ड बाय एट मेजरेबल मनी कॉस्ट। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अभी तक हम लोग यही चीज बात कर रहे थे कि जो भी चीज हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे वो कैसी होनी चाहिए, जो मनी में मेजर की जा सकती हो। तो यहाँ पे भी क्या होगा, कोई भी एसेट ऐसी होनी चाहिए जिसे हम मनी में मेजर कर सकते हैं। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन आता है नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स refer to those assets which are held for continued use in the business for the purpose of producing goods or services and are not meant for sale। मीन्स नॉन करेंट एसेट्स क्या है, ऐसी एसेट्स जो बिजनेस में कंटिन्यू रखने के लिए, बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए यूज हो रही हो, जिसका काम बिजनेस में, इसका पर्पस क्या हो, प्रोडक्शन करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करना, प्रोड्यूस करना, और जिनको हमने बेचने के पर्पज से ना परचेज किया हो। ठीक, ऐसी एसेट्स हमारी नॉन करेंट एसेट्स कहलाती हैं। जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ये क्या हम बेचने के लिए परचेज करते हैं, नहीं, बिजनेस को कंटिन्यू रन करने के लिए करते हैं। मशीनरी है, क्या करती है मशीनरी, गुड्स प्रोड्यूस करती है। ठीक, तो ये हमारी क्या कहलाएंगी, नॉन करेंट एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स, इसी को हम लोग फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। ठीक, अब नॉन करेंट एसेट्स को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, टेंजिबल एसेट्स, नॉन टेंजिबल एसेट्स या इनटेंजिबल एसेट्स। ओके, हम लोग यहाँ पे इसको इनटेंजिबल एसेट्स के नाम से ही कर लो, क्योंकि नॉन टेंजिबल एसेट्स बहुत कम दिखाई देगा वर्ड। इनटेंजिबल एसेट्स, ओके, इनटेंजिबल एसेट्स। Tangible assets are those assets which can be seen or touched, in other words which have a physical existence such as land, building, plant and machinery। tangible word से ही समझ में आता है ऐसी एसेट जिनको हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। जैसे उसके कुछ एग्जांपल ले लें, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, इनको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट जस्ट इसके अपोजिट हो जाती हैं। इनटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन और टच और हैज नॉट फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, जिसको हम छू ना सकते हो, देख ना सकते हो, दस कैन नॉट बी सीन और फेल्ट, जिनको हम महसूस भी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल ऑफ सच एसेट्स कौन से हो सकते हैं,
गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। ठीक, क्या हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं, छू सकते हैं? नहीं। क्या होता है, केवल उनको उन पे हम वर्क कर सकते हैं। ओके, वो हमारे लिए क्या कहलाएंगी, करंट एसेट्स। ठीक है, उसके बाद हमारा दिया हुआ है current assets. Current assets are those assets which are meant for sale or which the management would want to convert into cash within 1 year. Current assets वो assets होती है जिनको हम 12 months के अंदर, कितने, within 12 months के अंदर हम चाहते हैं ये किसमें कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्टेड इनटू कैश, कन्वर्टेड इनटू कैश। यानी कि ऐसी एसेट्स जिनको हमने रीसेल पर्पस के लिए यूज कर रखा है वही हमारी करंट एसेट्स कहलाएंगी। As such, these assets are those termed as short-term, lived and active assets. जैसे क्या क्या होता है, कैश, बैंक, इन्वेस्ट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेटर्स। ओके, नेक्स्ट आता है फिक्टिशियस या नॉमिनल एसेट्स। These are the assets which cannot be realized in cash or no further benefit can be derived from these assets. ऐसी assets जिनको हम कैश में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते लेकिन कोई और बेनिफिट भी उनसे ड्राइव नहीं होता। Such assets include डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट। डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट का मीन्स हुआ कि जो हमें लॉस इनकर्ड हो रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो भी लॉस इनकर्ड हुआ, यानी कि पीएल अकाउंट हमने जब बनाया कुछ इस तरह से हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं, इस तरफ हम इनकम दिखा देते हैं, इस तरफ हम लोग एक्सपेंसेस दिखा देते हैं। जब एक्सपेंसेस का टोटल ज्यादा हो, ठीक, और इनकम का टोटल कम हो तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट। ठीक, ये हमारा क्या कहलाएगा, लॉस। इस लॉस को हम कहाँ से शो करेंगे भाई, बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी या कैपिटल साइड तो शो कर नहीं सकते, तो इसको हम फिक्टिशियस एसेट्स मानकर एसेट साइड में शो कर देते हैं। ठीक, ऐसे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हमने किया। एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट हमें एक साल तो मिलता नहीं, कई साल लगातार मिलता रहता है, लेकिन उनपे खर्चा बहुत ज्यादा होता है। जब खर्चा ज्यादा होता है तो क्या करोगे, उनको एक साल तो राइट ऑफ कर नहीं सकते, उनको हम धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं, पीएल से चार्ज करते हैं, इसलिए हम उनको फिक्टिशियस एसेट्स में शो कर देते हैं। दीज एसेट्स आर नॉट रियली एसेट्स बट आर शोन ऑन द एसेट साइड only for the purpose of transferring them into profit and loss account gradually over a period of time. एक पीरियड ऑफ टाइम के साथ साथ हम उसको धीरे धीरे राइट ऑफ करते जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिसिप्ट। रिसिप्ट हमारी टू टाइप्स की होती है, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट का मीन्स होता है कि कोई भी एसेट्स हम ले लें। It is also necessary to make a proper distinction between capital receipt and revenue receipt because revenue receipts are shown on the credit side of trading and profit and loss account, whereas capital receipts are shown in the balance sheet either as increase in liabilities or reduction in the value of assets. Capital as receipt के कुछ example दिए हुए हैं। Amount received from the sale of fixed assets. Fixed assets को बेचने से कोई हमें रिसिप्ट प्राप्त हो रही है, वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट होगी। इसी तरह किसी इन्वेस्टमेंट को बेचने से कोई अमाउंट रिसीव हो रही है, वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट होगी। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द प्रोप्राइटर, पार्टनर्स और मनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर इन केस ऑफ कंपनी। अगर कोई ऑनर ने कैपिटल लगा दी है, कोई एसेट्स इंट्रोड्यूस कर दी, तो क्या हो रहा है, कैपिटल रिसिप्ट हो रही है। शेयर इशू किए थे, डिवेंचर इशू किए थे, उसकी वजह से हमें कुछ पैसा रिसीव हो रहा है, तो क्या ये हमारी कैपिटल रिसिप्ट होगी। अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ लोन, किसी भी तरह फर्म में पैसा आ रहा है, चाहे वो लोन के थ्रू आ रहा है, डिवेंचर्स के थ्रू आ रहा है, वो हमारे लिए कैपिटल रिसिप्ट होगी। रेवेन्यू रिसिप्ट के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, जिस गुड्स का हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, सेल परचेज का, उसको बेचने से कोई अमाउंट रिसीव होती है, तो वो हमारे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट होगी। कमीशन एंड फी रिसीव्ड बाय फॉर सर्विस रेंडर्ड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड बाय इन्वेस्टमेंट। ओके, ये चीजें तो हो गई हमारी कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। अब हमारी बात आती है एक्सपेंडिचर की। एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और इनकरिंग लायबिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। कोई भी एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, कोई भी सर्विस को एक्वायर करने के लिए, कोई भी गुड्स एक्वायर करने के लिए जो हम पेमेंट करते हैं, वो हमारा एक्सपेंडिचर कहलाता है। इट मीन्स दैट any type of payment for the
रिसीप्ट ऑफ ए बेनिफिट इट्स टर्म्ड एज एक्सपेंडिचर। किसी भी बेनिफिट को एक्वायर करने के लिए जो हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या कहलाएंगे? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को भी यहाँ दो पार्ट में बांटा गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं। एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड इन एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर करने या उसकी किसी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए जो खर्चे हम लोग कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या होंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सच एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सॉरी such as the amount spent on the purchase or erection of building, plant, furniture etc. is capital expenditure। किसी मशीनरी को, किसी फर्नीचर को, बिल्डिंग को परचेज करने के लिए जो खर्चे किए जा रहे हैं वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। इसी तरह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होंगे? एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीविंग ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड इज टर्म्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। किसी भी ऐसा कोई ऐसा बेनिफिट जो केवल एक साल के दौरान ही लिया जा सकता है, उस पे जो खर्चे किए जा रहे हैं उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। सच एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरीज, रेंट एक्सेट्रा। सच एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज इन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। एक चीज ये और ध्यान रखने वाली है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कभी भी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं करते, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता होगा। नेक्स्ट आता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। There are certain expenditure which are revenue in nature, but the benefit of which is likely to be derived over a number of years। यहाँ पे भी हम वही बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिनको हम लोग करते तो हैं कम अमाउंट पे या रेवेन्यू नेचर के होते हैं, लेकिन उनका बेनिफिट अगली कई सालों तक हमें रिसीव होना होता है। सो ओनली ए पार्ट ऑफ सच एक्सपेंडिचर इज टेकन इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या करेंगे? तो हम केवल कुछ ही पार्ट उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर हम एक साथ उसको ट्रांसफर कर देंगे तो क्या होगा? हमारा लॉस इनकर्ड हो जाएगा, क्योंकि उसकी अमाउंट कुछ हैवी अमाउंट होती है। ठीक, तो उसको जो हम पीएल अकाउंट में चार्ज कर रहे हैं और एक पोर्शन को बैलेंस शीट के थ्रू राइट ऑफ कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएंगे? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, उसके बाद आता है नेक्स्ट टर्म हमारा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपेंसेस क्या? गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए जो भी खर्चा आ रहा है या सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो भी खर्चा आ रहा है, प्रोड्यूस करने के लिए या उनको बेचने के लिए जो भी खर्चा किया जा रहा है वो हमारे लिए एक्सपेंसेस होगा। एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ थिंग्स और सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रेंट, सैलरी, कमीशन, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा टर्म दिया हुआ है इनकम। इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। रेवेन्यू से अलग होता है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ ए गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू। टोटल सेल जो हम कर रहे हैं या सेल करने से जो भी पैसा मिल रहा है वो हमारे लिए क्या है? रेवेन्यू। ठीक, एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। इनकम क्या होगा हमारे लिए? इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। मींस एक्सपेंसेस हमने बता दिया कि कोई भी सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए या पहुंचाने के लिए, कोई गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए या सेल करने के लिए जो भी खर्चे हो रहे हैं वो हमारे एक्सपेंसेस हैं, और ये हमारी कहलाती है रेवेन्यू सेल्स अमाउंट। ठीक, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारे लिए क्या कहलाएगा? इनकम। ओके, अब नेक्स्ट टर्म आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट और इनकम कुछ सेम लगते हैं, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होता है। इट इज द एक्सिस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। हम इनकम की जब बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर आइटम के इनकम की बात करते हैं, लेकिन जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो ओवरऑल प्रॉफिट की बात करते हैं कि जितना भी हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक, उसके टोटल सेल्स और टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस के डिफरेंस को हम लोग प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ऑनर। लास्ट हमारा टर्म दिया हुआ है गेन। इट इज ए मॉनेटरी बेनिफिट, प्रॉफिट और एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम इवेंट और ट्रांजेक्शन विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस। गेन कब होगा? गेन कभी भी रेगुलर नहीं होता है। गेन कभी कभी किसी ट्रांजेक्शन या इवेंट्स की वजह से क्या कहते हैं, इंसिडेंटल हो जाता है कि हम नहीं चाहते हैं लेकिन हो गया। जैसे हमने कोई एसेट थी उसको बेच दिया,
एसेट्स को बेचने से हमें कुछ प्रॉफिट हुआ, तो क्या हम एसेट्स रेगुलर बेचते हैं बिजनेस में? नहीं, वो हमारा इंसिडेंटल, कभी हमने बेच दी, उसकी वजह से हमें जो प्रॉफिट हुआ वो हमारा गेन कहलाएगा। विनिंग फ्रॉम ए कोर्ट केस, एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स, इसके कुछ और एग्जाम्पल हैं। इसी तरह आज का टॉपिक ही कंप्लीट होता है। ओके, अब इन टर्म्स में अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कंफर्म कर लें कमेंट के थ्रू या मैसेज के थ्रू पर्सनली। ठीक, ये सारे टॉपिक आज क्लोज करते हैं। इसके बाद अभी भी अकाउंटिंग टर्म्स खत्म नहीं हुए हैं, बाकी अकाउंटिंग टर्म्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। ओके, थैंक्स।